चलिएगा, स्वागत है सभी का। पीछे ऐसे बैठ, इतना मतलब आगे इतनी जगह रहती है, पीछे अपन क्यों बैठते हैं? ये तो सही है, कंपटीशन की दुनिया में जो व्यक्ति पीछे बैठते हैं उनका सिलेक्शन जल्दी हो जाता है। हाँ अच्छा, बेबसी है ये, खाली ना, इसलिए मैं आजा। काफी खाली है। अच्छा देखो, नहीं हिंदी मीडियम वाले वैसे होते ही होशियार वाला है। हाँ जीवन में संजना, जीवन में कई सारे काम पहली बार होते हैं, कोई तनाव वाली बात नहीं है। आपने यदि वर्तनी में कुछ शब्द पहली बार पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं सोचना गलत पढ़ा दिया है, आप बेफिक्र रहना इस बात से। हाँ वो सब गलत लिख रहे हैं, इसलिए तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। कैलाश ऐसा नहीं लिखेंगे कभी भी। ये गलत है। चलिएगा शुरू करते हैं फिर, है ना। मैंने कुछ काम दिया था, आप लोगों को याद है कि नहीं? तो कहाँ है? छाप के लाए हैं? कितने लोगों को याद भी नहीं रहा कि मैंने कुछ बोला था? याद नहीं रहा? सबको याद था? अच्छा क्या बात है, मतलब याद तो सबको था। और कौन लिख नहीं पाए? अपन नहीं लिख पाए, बाद बाकी सबने लिखा है। चलो ऐसा नहीं कि वैसे ही सबने उठाया तो अपन धीरे से अपन उठा दें, सबके अभी देखे जाएंगे, रजिस्टर चेक किए जाएंगे। हाँ ये वही कैलाश वाला है, पर्वत वाला ही, कैलाश पर्वत वाला। चलो पहले हम प्रशासनिक शब्दावली लिख लें, और एक आध दिन में प्रशासनिक शब्दावली का टेस्ट भी रहेगा, है ना। टेस्ट का मतलब जनरली 8-10 शब्द आपके सामने होंगे, बस उनको आपको या तो हिंदी इंग्लिश में जिस भाषा में लिखे हों, आपको जो उत्तर देंगे वो उसकी विपरीत भाषा में आंसर करना है बस, ठीक है। चलिएगा, तो अलंकार में अभी तक कोई समस्या नहीं, एक ही क्लास है। चलो पहली क्लास में तो खैर समस्या कोई विशेष आती भी नहीं है। चलो देखें, पहला शब्द लिखते हैं इसमें हम लोग। पहला शब्द है आपका क्या कहते हैं, एप्लीकेबल। अरे एप्लीकेबल होता है, उसी से एक शब्द बनता है एप्लीकेबल। अरे हाँ हाँ एप्लीकेबिलिटी, केबिलिटी। अच्छा एप्लीकेबल का मतलब तो जानते हैं, जो क्या कर रहा है, अप्लाई करने वाला। हाँ एप्लीकेबिलिटी का मतलब होता है लागू होना, लागू होना। या इसके लिए हम लोग एक शब्द का प्रयोग और कर सकते हैं, प्रयोज्यता। प्रयोज्यता, प्रयोज्यता। फिर लिखेंगे दूसरा शब्द है आपका अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट। और अपॉइंटमेंट का मतलब होता है नियुक्ति। अच्छा आप बता सकते हैं कि जैसे आप लोगों का जब अंतिम रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आपकी नियुक्ति, आप नियुक्त होंगे या आप चयनित होंगे? तो दोनों में अंतर क्या है? समझ में नहीं आया? अच्छा तो सांसद कौन है फिर? वही तो, सांसद चुने जाते हैं, चयनित होते हैं, और प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। सही बात। हाँ आप यदि वाक्य में यदि ये बताना चाहें तो उसके लिए एक खैर वाक्य सही बताया है कि सांसद आपका चुन के आएगा, जनता के द्वारा चुना गया है, लेकिन प्रधानमंत्री आपने नहीं चुना, तो प्रधानमंत्री उनके द्वारा क्या कर देंगे, अपन उसको नियुक्त कर दे। तो निर्वाचित सुना होगा, जैसे आप प्रेसिडेंट को
भी हम तो लोग नहीं चुन सकते, लेकिन अपने अप्रत्यक्ष रूप से चुना ही जाता है, लेकिन उसके लिए अपन नियुक्त का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री के लिए कर सकते हैं, या ऐसा कि जहाँ पे आपने एक बार रैंडमली किसी व्यक्ति को लिया और कोई पद दे दिया उसको बिना किसी एग्जाम परीक्षा के, ठीक है, चलेगा, बहुत बढ़िया। अगला देखो, अगला शब्द लिखेंगे तीसरा, एसेंट। अगला शब्द है एसेंट। इसका अर्थ होता है अनुमति। अनुमति, ठीक है, आपको अनुमति मिल गई कि आपको ये काम अब आप कर सकते हैं। आप काफ़ी समय से अपने प्रशासन में कह रहे थे कि हमें वहाँ पे रेड करना है या कोई नया टास्क शुरू करना है, प्रशासन आपको अभी परमिशन नहीं दे रहा था, लेकिन अब उसने क्या कर दिया आपको, कोई बात नहीं है, हाँ, तो ठीक है, आने वाले भावी अधिकारी हैं भविष्य के, तो ऐसा कारनामा अपन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लाजमी है, ठीक है, इतना तो बनता है आप लोगों का, ठीक है, अनुमति मिल गई आपको। अगला देखें, कुछ भी कर सकते हैं। अगला है अप्रूवल। अगला है अप्रूवल। अप्रूवल मतलब क्या होता है, सहमति। अप्रूवल माने अनुमोदन। अनुमोदन, स्वीकृति नहीं लिखेंगे, अनुमोदन। अगला लिखेंगे एप्रोप्रिएशन। अगला है एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन, इसका अर्थ होता है विनियोजन। विनियोजन, विनियोजन। आचार्य बामन की परिभाषा में संशोधन है कि संशय है, बताएं क्या समस्या है, कुछ संशोधन करना चाह रहे हैं कि संशय है, मुझे समझ में नहीं आया आपका प्रश्न। चलें देखें, पैंतीस शब्द हो गए आपके। विनियोजन माने किसी भी चीज को व्यवस्थित तरीके से अरेंज करना, विनियोजित। कोई बात नहीं है, स्वागत है। अच्छा, आदि बताइए। हाँ, वो आदि बताई, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपन ने संशोधित कर दी, वो तो बस याद करने के लिए बता दिया, ज्यादा काय को कठिन चीजें याद करो। हाँ, एक बार इनको सुन लेते हैं। एप्लीकेबिलिटी का मतलब पूछेगा तो लागू होना बता देंगे, या उसको प्रयोज्यता भी कह सकते हैं, याद रखेंगे। अगला शब्द देखें क्या है, अपॉइंटमेंट है, जानते हैं, नियुक्त करना या नियुक्ति। एसेंट माने जानते हैं अनुमति, ठीक है, किसी भी कार्य विशेष के लिए जब आपको अनुमति मिल जाती है। अगला है अप्रूवल, जानते हैं, अनुमोदित करना या अनुमोदन, अनुमोदित करना भी कर सकते हैं। अगला है आपका एप्रोप्रिएशन का मतलब विनियोजन या विनियोजित, एक अलग शब्द है, लेकिन विनियोजन माने तैयार करना, विनियोजित माने तैयार किया हुआ, ठीक है, थोड़ा सा अर्थ बदलेगा बस। 5 वर्तनी के शब्द भी लिखी लो जल्दी से। प्रयोज्यता मतलब आप लागू कर, किसी भी चीज को जब लागू किया गया, जैसे आप वहां पे ये लिखते हैं लागू होना या लागू करना, उसी के स्थान पे ये भी लिख सकते हैं। जैसे कोई भी कार्य का प्रयोजन, एक होता है प्रयोजन, एक होता है प्रयोज्यता। प्रायोजित माने, प्रायोजित मतलब होता है कि प्रायोजित का स्पॉन्सर अंग्रेजी में कहते हैं, एक नहीं, समानार्थी जैसे हैं, लेकिन प्रयोग थोड़ा अलग अलग होता है वाक्य के साथ में, ठीक है। लिखो, वर्तनी में 5 शब्द और लिख लो। लिखेंगे पहला स्थायी। स्थायी, शमशान। शमशान स्थायी है, स्थायी अलग है, शमशान अलग है। अगला लिखेंगे उत्तरदायी। उत्तरदायी, उत्तरदायी। अगला लिखें, लिखो सेवा शुश्रूषा। सेवा
शुश्रूषा, सेवा शुश्रूषा, सेवा शुश्रूषा। अगला लिख लो, अगला लिखेंगे, शुश्रूषा लिख लिया, अगला लिख लो, क्या लिखोगे? लिखो चक्षुश्रवा, चक्षुश्रवा, चक्षुश्रवा। हो गए 5? चक्षुश्रवा। बताएं पहला क्या है? स्थाई। अगला बताएं। शमशान। उत्तरदायी। सेवा शुश्रूषा। चक्षुश्रवा। सेवा शुश्रूषा मतलब होता है रोगी या मरीज की देखभाल करना, रोगी या मरीज की देखभाल करना। ठीक है, चक्षुश्रवा जानते ही हैं, जो आंखों से या नेत्र से सुने उसे कहते हैं चक्षुश्रवा। हाँ, लेकिन ये आप अपॉइंटमेंट का प्रयोग जनरली कर रहे हैं, प्रशासनिक क्षेत्र में नहीं कर सकते, क्योंकि एक जनरली प्रयोग अलग है और प्रशासनिक क्षेत्र में इन शब्दों का प्रयोग अलग हो जाता है। इसीलिए तो कह रहे हैं प्रशासनिक शब्दावली। आम कार्य में इनका, आम या जनमानस के प्रयोग के लिए अलग सेंस है। चलेगा, तो सारे शब्द आज के सरल हैं, बन गए होंगे सब? 5 तो सही है आज, तो 4। चलो अब देखो क्या कितनी अच्छी बात है। अब एक ज्यादा से ज्यादा एक गलत होगा, बस खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बस एक ही तो गलत है, ठीक है, 5 में से एक गलत है बस। चलिएगा, अब अपन चलते हैं अलंकार पे। अलंकार की परिभाषा, अलंकार में मत के बारे में बात कर रहे थे और लगभग कई सारे विद्वानों के मत के बारे में आपने चर्चा कल कर ली थी। ठीक है, जैसे कि बात की जाए, केशवदास की बात हो गई थी, ये वाला पॉइंट पढ़ लिया था ना कल अपन ने। रामचंद्र शुक्ल भी हो गए थे कल। चलो बहुत बढ़िया। अब अपन चलते हैं सुमित्रानंदन पंत की ओर। ठीक है, चलो जिनके 3 सही है उनके तो बहुत बढ़िया है, कोई समस्या नहीं है ना। तनाव तो कभी जीवन में लेना है मत, ये तो सही गलत का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। सुमित्रानंदन पंत के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, पहले मुझे आप बताएं। आपने कभी पढ़ा हो? बहुत बड़े, हाँ, अच्छा प्रश्न नहीं, वैसे ये सही है, ऐसे कहीं लिखने के लिए आ जाए। वैसे क्या जीवाजी में तो अपन ऐसे लिखते थे, जो जीवाजी विश्वविद्यालय से पढ़े हों। कितने लोग जो जीवाजी से नहीं पढ़े? हाँ, 1-2 लोग हैं, हाँ ऐसे हैं ना, सही, अच्छा चलिएगा। उन सबका स्वागत है जिनका संबंध जीवाजी से नहीं है। हाँ, अच्छा, इनसे एक आपके पीटी एग्जाम में प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है सुमित्रानंदन पंत जी से, कि बताइएगा कि सबसे पहले, अब बात नहीं, अपन ऐसा आवश्यक नहीं कि सुमित्रानंदन पंत की बात करें, आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कवि को मिला? सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? हाँ, जी शंकर कुरूप को मिला है, सही बात है। मैंने भाषा की कोई बात ही नहीं की, मैंने तो ये कहा था कि सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, तो आंसर जी शंकर कुरूप बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अपन सोच रहे हैं कि सुमित्रानंदन पंत की बात होगी तो यही होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, फिर पूछता है ऐसी पहली महिला जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? आशापूर्णा देवी, है ना। हाँ, और फिर अब तीसरे नंबर पे आते हैं आपके सुमित्रानंदन पंत। अब क्या प्रश्न पूछेगा कि हाँ, सबसे पहले हिंदी भाषा का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, तो आंसर कर देंगे सुमित्रानंदन पंत को मिला। ठीक है, सुकुमार कवि के नाम से भी जानते हैं इनको, इनका निकनेम मतलब ऐसा दिया गया है, सुकुमार कवि भी कहते हैं, और इनको प्रकृति से संबंधित यानी कि प्रकृति के चहेते कवि के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए इनको सुकुमार कवि भी कहते हैं। तो इन्होंने अलंकार के बारे में क्या कहा है,
चलेगा। तो अब ये कह रहे हैं कि अलंकार केवल वाणी की सजावट हेतु नहीं है, ये भाव, ये विशेष भाव को प्रकट करने, अभिव्यक्त मान होता है बताना या प्रकट करना, तो विशेष भाव को प्रकट करने का एक विशेष द्वार है। ऐसा किसने कहा है अलंकार के संदर्भ में? सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है कि अलंकार किसी भी काव्य की शोभा बढ़ाने मात्र के लिए नहीं है, ये हम अपनी बात को कुछ विशेष तरह से अभिव्यक्त कर पाए उसका एक माध्यम है या एक द्वार है। कौन? अलंकार। तो कभी पूछे या इनके बारे में तो क्या बता देंगे, इन्होंने अलंकार में ये नहीं कहा कि काव्य की सौंदर्यता को बढ़ाएंगे, इन्होंने ये कहा है कि काव्य की सौंदर्यता तो बढ़ाएंगे प्लस आप अपनी बात को बड़े रोचक ढंग से कह सकते हो। नहीं कह सकते? अलंकार में बढ़िया हंसी हंसी में कह दो। जैसे माना कि आपके बीच में माना कि हिंदी विषय के जानकार व्यक्ति ज्यादा नहीं है, जो बस हिंदी को भाषा की तरह समझते हैं, हिंदी को थोड़ा सा गूढ़ तरीके से नहीं समझते, माने उसके पर्याय वगैरह नहीं जानते, तो उनसे आप बड़े हंस के कह दो, अरे वैशाख नंदन जी क्या हाल है, वो कहे अरे बहुत बढ़िया है, तो कह दो आप तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे स्वान बैठा रहता है वैसे, बिल्कुल वैसे ही बैठे हैं। वो कहे स्वान कैसे बैठता है? जो बिल्कुल आपके जैसे बैठता है। तो अब वो सोचेगा कि पता नहीं, अब उसको पर्यायवाची वगैरह नहीं आते या जो हिंदी से नहीं संबंध रखता है, तो उसको कोई टेंशन तनाव नहीं है, और आपका दोस्त बड़ा आनंद ले रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपने कुछ अलंकृत कर दिया है, आपने कुछ अलंकारों का प्रयोग कर दिया है। तो यही तो सुमित्रा नंदन पंत कह रहे, देखो आपने अपनी बात को कितने अच्छे ढंग से बता दी कि आपने उसको कुत्ता भी नहीं कहा और उसको बुरा भी नहीं लगा, और आपने अपने मन की बात कह दी कि नहीं कह दी। तो इस तरह से अपनी बात, अलंकार को सिर्फ क्या नहीं कर सकते, अलंकार को बस माध्यम ये नहीं समझो कि ये सजावट के लिए ही है, ये काव्य की सौंदर्यता को बढ़ाएंगे या नया चमत्कार लाएंगे, ऐसा नहीं। इन्होंने कहा कि आप कुछ अपनी बात को बेहतर तरीके से अभिव्यक्त कर सकते हो, बता सकते हो। ऐसा स्टेटमेंट कौन ने दिया है? सुमित्रा नंदन पंत ने दिया। आगे चलो, रामधारी सिंह दिनकर बहुत शानदार कवि हैं, एक आध रचना कोई जो आपको याद आ रही हो। रश्मि रथी सबसे शानदार है, तो रश्मि रथी तो अपन ने खूब सुनी होगी, पढ़ी होगी। ठीक है, चलेगा। अब देखो इन्होंने क्या किया, अलंकार काव्य कौशल के अवशिष्ट भेदों को खोलता है। कौशल जानते हैं, स्किल को कहते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि अलंकार क्या करता है, आपके अंदर की जो क्षमताएं हैं उनको और बेहतर तरीके से निखारता है या प्रकट करता है। ऐसा आपके रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है या लिखा है। तो दो परिभाषाएं याद करना है। आपके सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि अलंकार सिर्फ सजावट के लिए नहीं है या सजावट का माध्यम नहीं है, इससे आप अलंकारों के माध्यम से आप अपनी बात को बेहतर तरीके से अभिव्यक्त कर सकते हैं। और आपके रामधारी सिंह दिनकर क्या कहते हैं कि अलंकार वो हैं जो आपके कौशल को, आपके अंदर के जो कौशल हैं उन अवशिष्ट कौशलों को और बेहतर तरीके से प्रकट कर सकते हैं। उनके भेद, जैसे आपके अंदर क्या क्या क्षमताएं हैं अपनी बात को कहने की, बताने की, उन सबको खोला जा सकता है, बताया जा सकता है अलंकार के माध्यम से। ऐसा कहा है आपके रामधारी सिंह दिनकर जी ने। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे अभिनव गुप्त के अनुसार। ये आदमी बहुत बढ़िया है, ठीक है, नाम भी उसका बढ़िया, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भामा बामन, ये ऐसे नाम नहीं लगेंगे, अच्छा सुंदर सा नाम है। इन्होंने इतनी बढ़िया बात कही है कि मान लो कि मैंने शायद आपको कल बताया होगा एक उदाहरण कि एक आप बारात में जाते हैं, उस बारात में सभी लोग एक जैसी यूनिफॉर्म में हैं, मतलब दूल्हे की पोशाक में हैं, तो अब कौन कहेगा कि ये ज्यादा सुंदर लग रहा है या ये ज्यादा सुंदर लग रहा है? सब एक जैसे लग रहे हैं। ठीक है, अब जैसे आपने देखा भी होगा कि मोस्ट ऑफ बैंड बाजे सब एक, बैंड बाजे की जो यूनिफॉर्म है या उनके जितने भी व्यक्ति हैं वो सब एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, जैसे मानो कि दो चार लोगों ने एक जैसी मान लो कपड़े पहन भी लिए, तो अपन चढ़ाने के लिए ये बोलते हैं बैंड वालों की तरह पहन के कहाँ घूम रहा है सब के सब। ठीक है, मतलब उनका सबका पहनावा गेटअप एक जैसा ही बन गया। तो इन्होंने यही कहा है कि सब लोग जब एक जैसे ही हो जाएंगे या एक जैसा पहनावा कर लेंगे, वो बूढ़े बुढ़ापों को भी आप सजा दो, साधु संतों को भी बढ़िया सजा दो, भले उनके हाथ में आपने बढ़िया चांदी की या सोने की एक छड़ी दे दी और बढ़िया टक टक करते हुए चले जा रहे हैं, तो वहां पे कोई अंतर ही नहीं होगा। अंतर कब होगा? जब कोई चीज थोड़ी सी सामान्य और उसको आप एक को बेहतर करें, तब वो अंतर हमें समझ में आता है। यदि सबको गहने पहना दिए जाएं या साधु को सोने की छड़ी धारण कर ले, साधु का मतलब बुजुर्ग से भी कह सकते हैं जो भी आपके साथ में है, तो वह सुंदर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो सब एक जैसे लग रहे हैं। ठीक है, अर्थात अलंकार सौंदर्य की वृद्धि करता है, उसकी सृष्टि नहीं करता। ये शब्द बढ़िया, इसको जरा समझो। अलंकार क्या करता है? अलंकार सिर्फ और सिर्फ किसी चीज, अलंकार क्या करेगा? किसी भी चमत्कार को उत्पन्न कर सकता है या बढ़ा सकता है, ऐसा कह लो। क्या कर सकता है? सौंदर्य को या चमत्कार को या तो उत्पन्न कर सकता है या थोड़ा सा बढ़ा सकता है। और आप कहो कि साहब
एक छोटा सा उदाहरण समझो, जैसे कोई व्यक्ति की शारीरिक संरचना ऐसी है कि जैसे वो बैठा है और खड़ा हुआ, दोनों स्थिति परिस्थिति में एक जैसा लग रहा है, और उसको आपने बढ़िया बेहतर तरीके से अच्छे से सजा सजू के माने बेहतर तरीके से तैयार कर दिया, और तब भी वो अपने को बैठा और खड़ा, माने खड़ा एक अपने एक देसी भाषा में बोलते हैं कि ठाड़े बैठे एक से। अब ऐसा कोई व्यक्ति है जो बैठा है तब भी एक जैसा लग रहा है, खड़ा है वैसा लग रहा है, अपन उसको चाहे जितना सजा लो उसको रौनक नहीं आ सकती। और वहीं एक आदमी, एक व्यक्ति जिसकी कदकाठी ठीक ठाक है, रंग भी थोड़ा सा ठीक है, उसको आप एक साधारण सी वेशभूषा में भी तैयार कर दो तब भी वो थोड़ा सा रोचक लग सकता है। तो मतलब ये कहना है कि अलंकार उसको सुंदर नहीं बना सकता, थोड़ा सा सुंदरता को बढ़ा सकता है, ठीक है। वैसे ही अलंकार क्या नहीं कर सकते, रचना नहीं कर सकते, सृष्टि नहीं कर सकते, ये सिर्फ उस चीज को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, उसकी वृद्धि कर सकते हैं। तो यही ये कह रहे हैं, मानो बुढ़ापा कोई व्यक्ति, बूढ़ा आदमी है कोई, ठीक है। अब मानो कि हो सकता है कि उसकी शादी नहीं हुई हो और 55-60 साल का आदमी है, अब उसने कहा नहीं हम भी शादी करेंगे, मान लो। अब बेचारे के दांत नहीं है लेकिन शादी करेगा, तो अब आपको क्या करवाना पड़ेगा, सारी चीजें अलंकृत करवानी पड़ेंगी कि नहीं। पहले डेंचर बनवाओ इनके लिए, बत्तीसी बनवाओ, हाँ वही तो अपन ने बत्तीसी बनवाई, तो अब आप क्या कर रहे, इन सब चीजों को एक एक करके सजाई तो रहे उसको। लेकिन अब पता चला कि साहब उसने देखा उसी की सेम डेट में बगल से एक और बारात निकली और वो नया लड़का था, उनकी जे ज्यादा सुंदर लग रहा है, मैं नहीं लग रहा इतना। तो अब आप चाहें जितना सजा लो, उस बूढ़े आदमी को नया थोड़ी ना बना देंगे सजा सुजी के। तो बस यही कह रहे हैं अभिनव गुप्त जी, क्या कह रहे हैं कि आप ये सृजन नहीं करते अलंकार, भाई सुंदरता है वो तो रहेगी, बस ये थोड़ा सा उसको बढ़ा सकते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये तो आपको ही पता है कि अलंकार क्या करते हैं, किसी भी काव्य कविता की शोभा बढ़ा सकते हैं, किसी भी काव्य कविता की शोभा बढ़ा सकते हैं। और आप कहो कि उसको बिल्कुल नए तरीके से सृजित कर दें, वो संभव नहीं है। तो इनकी परिभाषा का पूरा कंक्लूजन यही है, अर्थात सौंदर्य की वृद्धि करता है, माने सौंदर्य को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है, उसकी क्या नहीं कर सकता, सृष्टि नहीं कर सकता। अब आपने कविता इतनी खतरनाक लिखी है कि जिसका कोई सार ही नहीं निकल रहा, कंक्लूजन ही नहीं निकल रहा, अब कहते हैं कि साहब इसको थोड़ा सा अलंकृत कर देना। अरे पहले ऐसी लिख तो दो कि पढ़ने में थोड़ा सा तुकलाई ठीक ठाक हो, तब उसमें एक आध अपन शब्द हटा के उसकी जगह कोई अच्छा पर्याय लिख दें तो समझ में आता है। लेकिन उसमें कुछ ऐसे हिसाब किताब ही नहीं है कि उसको पढ़ के समझा जा सके। तो आप इनके बारे में क्या याद रखोगे, अभिनव गुप्त के बारे में जब इनकी डेफिनेशन लिखनी हो तो आप ये लिखेंगे, अलंकार काव्य की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं, वो सृजित नहीं करते हैं या सृष्टि नहीं करते हैं। ये किसने कहा है, अभिनव गुप्त ने कहा। तो बस एक छोटी सी लाइन याद रखना, उदाहरण के तौर पे ऊपर की बात लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं कोई आवश्यक नहीं है, ठीक है। वो तो उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है, चलेगा। अब यहां से चलते हैं, अपन बात करेंगे अलंकारों की संख्या के बारे में। अलंकारों की संख्या के बारे में बात करें तो आज जो मैंने आपको कल काम दिया था, मैंने ये कहा था कि जितनी भी अलंकार से संबंधित आपने परिभाषा या मत पढ़े हैं, जितने भी आपने मत या परिभाषाएं पढ़ी हैं, उनको आपको लिखना है, ठीक है। और आपने लिखा भी है, और जो ध्यान भूल गए हैं किसी कारणवश, क्योंकि कल पानी आने भी बरसात हुई थी, शायद भूल भाल गए हो, है ना, क्या धुल जाता है ना, इसलिए तो ऐसा कोई समस्या, उनको फिर से अपन मौका देंगे, है ना। आज फिर से लिखेंगे घर जाके या रात्रि में बढ़िया आराम से फ्री होके आप जरूर लिखें, कम से कम मैं बता रहा हूं 2 बार लिखें, कम से कम आपका ही फायदा है। क्योंकि आप यहाँ पे इन सब चीजों को 2 बार घर पे जाके लिख लोगे तो आपको थोड़ा बहुत शब्द याद रहेंगे, क्योंकि कई सारी परिभाषाएं थोड़ी सी टफ हैं, या तो आपको सुनने में ठीक ठाक लग सकती हैं, ज़्यादा अच्छी लगे ऐसी कोई गारंटी नहीं, ठीक ठाक लग सकती हैं, लेकिन पता चला 4-6 दिन बाद अपन जब अगले टॉपिक पर पहुंचेंगे ये वहाँ पे हम भूल चुके होंगे। तो 2-4 बार जब आप इसको शॉर्ट नोट्स में लिख लेंगे तो आप जब इसको पढ़ेंगे सेकेंड टाइम तो खुद की राइटिंग में पढ़ना एक अलग कॉन्फिडेंट आपका खुद का झलकेगा, ठीक है। तो इसलिए लिखना जरूर है, कल सबके चेक करेंगे, जिनने आज लिखे उनके तो अपन देखेंगे, है ना। मुझे पता है कौन कौन ने हाथ उठाए थे। चलो अलंकारों की संख्या की बात करते हैं तो जरा ध्यान से सुनिएगा। कभी इस तरह के प्रश्न बने परीक्षा में, या अपने को कोई टॉपिक या कोई नाम से भी पूछ सकते हैं, जैसे आप लोगों ने खैर वेद वगैरह हिस्ट्री वगैरह हम पढ़ लिए होंगे, इतिहास पढ़ चुके हैं, मतलब एंशिएंट तो पढ़ लिया होगा थोड़ा बहुत, और जो हिंदी में आएगा वो तो आपने बहुत पहले पढ़ लिया था, अपने को उसी से काम है, नए वाले इतिहास से कोई काम नहीं है, ठीक है। आपने पढ़े वेद कितने हैं, बस इतना ही मुझे जानना था।
और बस क्योंकि हिंदी में इतने का ही काम है, ज्यादा का काम ही नहीं है, ठीक है, चलेगा। अब देखो हिंदी में इतना ही काम है, आपको पता है वेद 4 है, ठीक है। तो अब जरा एक और बात बता देना, तो कभी पूछ ले शायद कि वेदांग कितने हैं, हाँ, तो वेद के उपवेद कितने हैं, 4 ही हैं, जो वेद हैं वही उपवेद हैं, ठीक है, कोई संशय वाली बात नहीं। अब जरा देखो आपने कहा वेद 4 हैं, तो अब पूछ रहा है कि बताओ ऋग्वेद में कितने कितने अलंकार हैं, तो आपको पता है वेद 4 हैं, तो उसमें भी वही 4 होंगे, मतलब बस ऐसे कॉमन सेंस बनाना है, इनकी संख्या 4। अब जरा समझते हैं, यदि हमसे पहला प्रश्न ये पूछे कि बताइएगा कि आपके ऋग्वेद में कितने अलंकारों की बात की गई है, 4 अलंकारों की बात की गई। अब जरा समझते हैं, ये सिर्फ आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आपको ऐसा नहीं लगे कि अलंकार 4-6 दिन पुराने ही हैं। आपको पता है ऋग्वेद लगभग कितने वर्ष पहले सृजित किया गया होगा या इसको कलेक्ट किया गया होगा, क्योंकि लिखा तो नहीं गया शायद, जहां तक मैंने पढ़ा है, इनका संकलन ही तो किया गया है, वेदों का संकलन किया गया है ना। तो लगभग कितने वर्ष पहले, जितने भी हो बता दो को, अरे आप तो चाहे जितने बता दो, मुझे क्या पता है, 3500, जो भी आप बताओ आपकी बात सही है। 350 साल, 3500 मान लो, हाँ, आप लगभग कह रहे हैं कि लगभग आज से मान लेते हैं, आपने कहा कि 3500 साल पहले वेदों की रचना हुई थी, है ना। थोड़ा बहुत एक आध साल ऊपर नीचे होगा तो जो होशियार है वो अपने हिसाब से सेट कर लेंगे, बाद बाकी कोई अपने को लेना देना नहीं, हिंदी में आएगा ही नहीं। अब इसलिए बता रहे हैं कि आपको यह पता होना चाहिए कि अलंकार कोई नई चीज नहीं है। अलंकार तब भी थी जब वेद थे, तब भी अलंकारों का वर्णन होता था, अलंकारों में भी रचनाएं लिखी गई थी, ठीक है। अब देखें, आप जरा समझिएगा कि आपसे पूछेगा कि बताएं कि आपके ऋग्वेद में कुल कितने अलंकार बताए गए थे, 4, ठीक है, क्योंकि वेद भी 4 है और ऋग्वेद में 4 अलंकार बताए गए। कौन कौन से? उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति और उत्प्रेक्षा। कभी ऐसा प्रश्न पूछे अलंकारों की संख्या से संबंधित, तो आपके पास एक पॉइंट मैंने बता दिया, तैयार हो गया कि सबसे प्राचीन साक्ष्य जो अलंकारों से संबंधित है वो में ऋग्वेद में मिलता है, और जो चीज लिखित है वो हम लोग उसको प्रमाणिक मानते हैं, ठीक है। तो लिखित में हमें सबसे पहले जानकारी मिल जाती कि ऋग्वेद में मिलते थे 4 अलंकार हैं, जिनका नाम क्या क्या है, तो बताएंगे उपमा, ठीक है, रूपक, अतिशयोक्ति और उत्प्रेक्षा, ठीक है। ये 4 अलंकार हैं जो हमें सबसे प्राचीन अलंकारों के नाम में शुमार हैं या शामिल है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया ऋग्वेद में कितने अलंकार हैं, 4, ठीक है, और चारों के अपने को नाम याद है। अब अग्नि पुराण में बताएंगे कितने। अब देखो धीरे धीरे करके संख्या को बढ़ाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे कंपटीशन का स्तर भी बढ़ता जाता है। आपको 2010, 2012, 2014 के पेपर दिखा दें, चाहे पीटी के हों चाहे मेंस के हों, तो आप कहोगे ये पेपर हैं कुछ, इनके ऐसे पेपर तो हम 6 दे करें महीने में। वास्तविकता वाली बात है, आपको 2010 का कोई सा भी पेपर दे दो, आपको कतई कष्ट नहीं होगा, बिना पढ़े आज भी आप उसमें पास या क्वालिफाई कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब 2023 में जो पेपर होगा उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी ना। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, चीजों में सुधार होता जाता है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रहती है, वैसे ही अब देखो 5G के बारे में अपन प्लान करने लगे। अब मोबाइल जो लेंगे वो 5G लेंगे, क्योंकि 5G का कल क्या आवंटन कर दिया है, ठीक है, कल परसों में जब भी हुआ हो। अब देखें, अब धीरे धीरे करके संख्या बढ़ाएंगे तो 4 से सीधे कहां पहुंचेंगे, 14 पे पहुंचेंगे। 4 से सीधे 14 पे पहुंचेंगे तो अग्नि पुराण में बताएंगे कि हमें 14 अलंकारों का उल्लेख मिलता है। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन थे या हैं? आचार्य भरत मुनि है, उन्होंने लिखा है। अब देखो, अब आपके आचार्य भरत मुनि की रचना है नाट्य शास्त्र, और नाट्य शास्त्र में बताएंगे 4 अलंकार, और ये भी मेरे हिसाब से आपके 2री सदी या शताब्दी के हैं ईसा पूर्व में, आपके भरत मुनि, और लगभग 50 अध्याय और 5000 से ज्यादा श्लोक इस नाट्य शास्त्र में लिखे गए हैं। बड़ी शानदार रचना है, और पूरा भरतनाट्यम का कंसेप्ट इसी में है, ठीक है। अब देखो कितने अलंकार बताएं, 4। कौन कौन से बताए हैं, तो बताएंगे उपमा, यमक, रूपक और दीपक। क्या क्या बताएंगे कि आपके आचार्य भरत मुनि के अनुसार, ठीक है, इनकी पुस्तक जिसका नाम क्या है, नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में क्या बताया गया, 4 अलंकार हैं, ठीक है, और 4 अलंकारों के नाम बता देंगे, उपमा, यमक, रूपक और दीपक। ये 4 अलंकार बताएं किसने, तो आंसर कर देंगे भरत मुनि ने बताए हैं। आगे चलो, अगला है, अगले जो आपके विद्वान है भामह।
आप चाहो तो याद रख सकते हैं ऐसे करके कि आपके ऋग्वेद में 4 हैं और आपके आचार्य भरत मुनि ने भी कितने बताए हैं, 4 बताए हैं। और यही लिख लो कॉमा लगा के अग्नि पुराण में कितने बताए हैं, तो आपको बड़े अच्छे से याद है कि यहाँ 14 है। ठीक है, चलेगा। अगला देखो, अब कह रहे हैं भामह के बारे में बात करेंगे। तो अब इन्होंने इनका जो ग्रंथ है काव्यालंकार, काव्यालंकार में इन्होंने कितने अलंकारों की संख्या बताई है, 38 बताई है। तो आप बताएंगे कि आचार्य भामह ने, आचार्य भामह की रचना जिसका नाम है काव्यालंकार, और काव्यालंकार में काव्यालंकार में इनके द्वारा जो अलंकारों की संख्या मानी गई है वो कितनी मानी गई है, 38 मानी गई है। ये अपने को याद रखना है। 38 संख्या मानी गई है, 38 अलंकार बताए हैं। तो ये सरल सा पॉइंट भी अपने को याद रखना है। ठीक है, देखो कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा होगा, यानी कि जो फैक्चुअल डेटा है ये थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन क्या करें, आपका आयोग पूछेगा, 100% पूछेगा। अब वो उसने लिख जरूर दिया है, 3 4 5 अलंकारों के नाम लिख दिए हैं, यानी कि 3 4 7 या 6 या 7 अलंकार के नाम जरूर लिखे हैं। लेकिन अब जरा समझना, उन 6 में ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेगा कि जिसका कोई सीमा नहीं। कहो तो एक भी उदाहरण वो अब उदाहरण से ना पूछे, लेकिन आएंगे, आप टेंशन मत लेना। कैसे प्रश्न आएंगे, श्लेष अलंकार के 3 उदाहरण लिखो, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। लेकिन 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आप ये तो जानते हैं पेपर की तासीर, यानी कि उसका पेपर का जो एक बनाने का तरीका, उसमें 30 से 40% क्वेश्चन वो सरल ही रखेगा, है ना। उससे क्या है कि उस पेपर वाला भी चाहता है कि आपकी आस लगी रहे, आस टूटे ना। कई लोगों के बिना पढ़े कह रहे हैं कि 60 आए हैं, मतलब 60 क्वेश्चन सही करके आए, अगली बार हो जाएगा। मैंने कहा 100% हो जाएगा। मैंने कहा कईयों के साथ 68 के बाद नहीं हुए, मैंने कहा आपका 60 के बाद भी हो जाएगा, है ना। लेकिन जिनका कॉन्फिडेंस बना उनका बना रहने दो, काय को बेचारों को परेशान करो, है ना। सकारात्मक रहो हमेशा। अगली बात देखो, अब आचार्य दंडी की बात करो तो ऐसी आप लिख लो, आचार्य दंडी के अनुसार इनकी जो रचना है काव्यादर्श, इनकी जो रचना का नाम है, इनकी रचना का नाम है काव्यादर्श, और इसमें 35 अलंकार माने हैं। कितने अलंकार माने, 35 अलंकार माने। तो आप जब आज इनको घर पे लिखोगे ना, तो कैसे लिखोगे, जैसे ये लिखे जा रहे हैं वैसे लिखोगे। एक रे डायग्राम में बना करके लिखने का प्रयास करेंगे, जिससे क्या होगा, इनकी रचना का नाम, इनकी, अच्छा एक और अपन अच्छा कर सकते हैं, इनकी परिभाषा और यहीं पे ऐड कर लो। कल सबके रजिस्टर में या पेज में ये मुझे लिखा हुआ चाहिए, जितने बैठे हैं। अभी सबके फोटो खिंचवा लूंगा, नाम तो मुझे किसी के याद नहीं है, ठीक है। और फिर समझ लेना कि जैसे अपने यहाँ एक जगह फेमस है जो ग्वालियर से संबंधित रहे होंगे, उनको पता होगा, ग्वालियर में एक बड़ा आज से कुछ वर्ष पहले अच्छा इंसिडेंट हुआ था। वहां पे क्या नाम, ट्रांसपोर्ट नगर के पास में एक, क्योंकि वहां से मोस्ट ऑफ हैवी व्हीकल निकलते रहते, तो वहां पे एक नाग मर गया था, और नागिन जो है वहां पे फन पटक पटक के मर गई। उसने, लोगों ने कहा कि ट्रक वाले का फोटो भी खींच लिया है। तो आपका फोटो वैसे तो खिंचा ही है, लेकिन मैं नागिन नहीं हूं। ठीक है, तो वो बताया जाता है कि एक अमर प्रेम कहानी के रूप में वो मंदिर फेमस है, रोड के किनारे बनाया गया है, बाकायदा वहां पे लिखा भी है डेट दिनांक से लेकर के। हकीकत कहानी मत समझना इसको आप, है ना। जो यहीं से संबंध रखते हैं, उस बेल्ट से संबंध रखते हैं, उन्हें पता होगा। कल, हाँ कल मुझे ध्यान ही नहीं रहा, बात ही नहीं चली। अरे रोज नाग पंचमी अपने लिए, तो अपन सबके लिए नाग जैसे ही तो हैं, कहीं जाने के लिए जो फिर आ गए। ठीक है, गई कहां थे। अब देखो, आचार्य दंडी के अनुसार अपन देखें तो इनकी रचना का नाम याद रखेंगे काव्यादर्श, और काव्यादर्श में कितने अलंकार माने, 35 अलंकार माने हैं। ठीक है, अब देखो आचार्य बामन ने अलंकारों की संख्या कितनी बताई है, 31 बताई है। तो अब आप इनको एक सरल रूप में याद रखोगे, जैसे अपन एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो अब जैसे पूछेगा, बताओ ऋग्वेद में कितने अलंकार हैं, 4 हैं, कौन कौन से हैं। हाँ, फिर पूछेगा, देखो इससे क्या फायदा है, बोल करके पढ़ने से, यानी कि इसको कहते हैं वाचन कौशल। इससे ऐसे करके पढ़ने से आपको चीजें ज्यादा समय तक याद रहती। ध्यान करो, बचपन में हमें मैडम ने एक ने खड़ा कर दिया, मैडम चुपचाप टिक के बैठी, एक बेचारा चिल्ला रहा है, बाद बाकी की सब उसको फॉलो कर रहे हैं। तो इससे अपने रटने की कैपेसिटी बढ़ती है और लंबे समय तक चीजें याद रहती हैं, है ना। तो जब आपको कहीं तनाव किसी भी बिंदु पे, टॉपिक पे लगा करे, तो आप बोल बोल के दीवार को समझाया करो, क्योंकि दीवार को पता है समझ में नहीं आएगा, फिर पूछो समझ में आया, वो कहेगी नहीं, तो फिर समझाओ उसको, क्योंकि ये तो मूर्त विषय वस्तु, उसको समझ में नहीं आएगा। किसी व्यक्ति को मैं समझाऊं तो एक ही बार में समझ जाएगा,
ऐसे को समझाओ जिसको कभी समझ में नहीं आए। ठीक है, अगला देखो, फिर पूछेगा अग्नि पुराण में कितने बताएं? 14। फिर पूछेगा बताओ आपके नाट्य शास्त्र किसकी रचना है और उसमें कितने अलंकार बताएं? 4। कौन कौन से बताए हैं? बहुत बढ़िया। फिर पूछेगा अपने से बताओ भामह की रचना का नाम। काव्य अलंकार कितने बताए हैं? 38। आचार्य दंडी की रचना का नाम। काव्यादर्श कितने अलंकार हैं? 35 अलंकार। बामन ने कितने माने हैं? ठीक है, चलो आगे चलो, अगला आगे चलते हैं। हाँ, अब आओ साहब अगले विद्वान की तरफ चलते हैं। उद्भट्ट, आचार्य उद्भट्ट ने 41 अलंकार बताए। ये आपको लगेगा कि ये हम कैसे याद कर पाएंगे, कठिन है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं करना ही पड़ेगा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। 2-4 दिन आपको लगेगा थोड़ा सा तनाव सा, लेकिन आप क्या एक काम करें, जब भी ऐसी चीजें मिलें फैक्चुअल वाली, तो जब भी आप जैसे अपने दोस्तों के साथ आ रहे हैं या टीचर को यहाँ पे आने में 2-5 मिनट का समय लग रहा है, धीरे से पूछ लो जो बताओ काव्य अलंकार किसकी रचना है? वो नहीं पता है, बस मतलब वो भी तनाव में आ जाएगा, फिर वो घर जाके 2 घंटा अलग से पड़ेगा, बताओ वो मुझको ऐसे बोल रहा था। ठीक है, तो आप अन्यत्र विषयों पे चर्चा ना करके आप अपने टॉपिक पे चर्चा करें, है ना। माहौल ऐसा बना लें कि आपको चीजें यहीं पे इर्द गिर्द घूमते दिखाई दें, तो अपने आप चीजें याद हो जाती हैं। आगे चलो, ये नाम बहुत बढ़िया है, आचार्य रुद्रट। ये ऐसे व्यक्ति हुए, ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने पहली बार साइंटिफिक तरीके से, माने वैज्ञानिक पद्धति से अलंकारों का अध्ययन किया और अलंकारों की विवेचना की। अपने को कभी अलंकार के बारे में, हालांकि अच्छी बात यह है आपके लिए कि हमें 3 नंबर से ज्यादा, 2 नंबर से ज्यादा अलंकारों के बारे में बताना ही नहीं है, तो जितना पूछा है उतना बता दो। अच्छी बात ये, नहीं तो पता चले 10, 5, 11 नंबर की बात होती तो अपन इतना लिखते लिखते परेशान हो जाते हो, तमाम उनको फैक्ट देने पड़ते कि आचार्य रुद्रट जो पहले ऐसे कवि या विद्वान हुए जो पहली बार इनकी वैज्ञानिक विवेचना करेंगे। ठीक है, लेकिन नाम याद रखो, नाम याद रखने से यह कि क्या पता कब कौन से क्वेश्चन में ये लाइन अपने को ऐड करनी पड़ जाए, उससे क्या रहेगा कि आंसर आपका प्रभावशाली बनेगा। तो आप याद रखेंगे कि ऐसे आचार्य, प्रथम आचार्य रुद्रट जो हैं, इन्होंने अलंकारों को पहली बार वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया और बताएंगे अलंकारों की संख्या कितनी मान रहे हैं? 51 मान रहे हैं। तो देखो पहले अभी 41 पे थे, अब धीरे से कहां आ गए? तो कहीं ना कहीं संख्या अपन क्या करते जा रहे हैं? बढ़ाते जा रहे हैं। और ये सही बात है कि जैसे जैसे तमाम विद्वान आएंगे, बुद्धिजीवी आएंगे, तो बुद्धिजीवी तो वही है जो चीजों को विस्तार करके बताए, बन के उन्होंने इतनी बताई थी, हम और ज्यादा बताते हैं, वही आदमी अपने आप में विद्वान होता है। जैसे माना कि आपने अलंकार मुझसे पढ़ लिया, अब इतना तो आपको पहले से ही आता है, अब आप किसी दूसरे टीचर से पढ़े, दूसरे मास्टर से पढ़े, तो आप क्या चाहते हैं? इससे ज्यादा तो बताए भाई। आपने जो भी चीजें पढ़ ली, मान लो कि पीटी में और मेंस में अंतर क्या है, वो अपने को मेंस काय को करवा रहा है, एक तो लिख के प्लस और थोड़ा सा आपका ब्रॉड, थोड़ा सा सिलेबस भी बढ़ा दिया है। तो अपन ने जो भी पढ़ा है, तो अपन ये चाहते हैं हमें थोड़ा सा और विस्तार करके कोई बताए। तो बस विद्वानों में भी यही होड़ मची थी, कि तुमने 41, हम 51 बन के रोको, दूसरा पीछे आ रहा है 61, वो कहेगा सीधे, वो कहेगा मूड खराब नहीं करो 120, सब इनकी कोई आएगा 80, 85, 90, हटो सीधे 100 के पार चलो। तो अब यही तो अपन देखेंगे, ये याद रखना है। फिर देखो आचार्य मम्मट कह रहे हैं इनकी रचना है काव्य प्रकाश, कितने बता दिए? कितने सरल आंकड़ा, पहले 41 याद रखो, फिर 51 याद रखो, फिर 61 याद रखो। ठीक है, अब देखो फिर 71 होने थे लेकिन 72 कर दिए, क्योंकि ये एमपी का आदमी है, ये तो नियम में चलता ही नहीं है। और ऐसे वैसे नहीं, बड़े शानदार व्यक्ति हैं, परमार वंश के हैं शायद, हैं? हाँ, तो राजा भोज आपके परमार वंश के राजा, बड़े बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, इसमें कोई दोहरा वाली बात नहीं, आपने बहुत अच्छे से इनको पढ़ा होगा। तो राजा भोज जो हैं, ये परमार राजवंश से संबंध रखते हैं, लेकिन साहित्य और साहित्यकार दोनों से बड़ा लगाव है इनको। इतना ज्यादा लगाव है कि आप देखते हैं कि साहब जो अपने यहाँ पे जो वाग देवी की प्रतिमा या मूर्ति, मंदिर, कुछ भी कह लीजिएगा, इनके द्वारा स्थापित करवाया जाता है, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार में दी जाने वाली प्रतिमा है ना। और इन्होंने अपने समय में, राज्यकाल में, ये कह दिया था कि अपने आसपास में जितने भी साहित्यकार हैं उनको हम रखेंगे, अपने यहाँ पे क्वार्टर देंगे, घर मकान देंगे और उनको सैलरी देंगे, भोजन पानी की सारी व्यवस्था देंगे, तुम तो रहो, काव्य रचना करो, माने कविता लिखो, बस आराम से, आपको घर परिवार के कोई खर्चे की आवश्यकता नहीं। जब इनकी मृत्यु होगी तब कहा जाता है, विद्वानों लिखा है कि साहित्य रचना और रचनाकार दोनों निराश्रित हो गए,
क्योंकि कोई उनको सपोर्ट करने वाला नहीं था, कोई उनको सहायता करने वाला नहीं था। ठीक है, तो ये बड़े शानदार व्यक्ति हुए हैं, ये प्रसिद्ध आपके साहित्यकार रहे हैं मध्य प्रदेश के शासक राजाओं के तौर पे। इन्होंने अपन बात बताएंगे एक अलंकार का एक तीसरा उपभेद भी बताया था, तो आगे चल के बात करेंगे। लेकिन फिलहाल संख्या की बात करो, कितने बता दिए? 72, 72। अभी अपन पढ़ते आ रहे हैं, 41 हो गए, 51 हो गए, 61 हो गए, होने थे 71 लेकिन कर गए 72। ये है राजा भोज। ठीक है, आगे देखो, सरस्वती कंठाभरण, ये इनकी रचना का नाम है। अच्छा, एक कंठाभरण विलास और शब्द आता है, हाँ, ये तानसेन की उपाधि है, कंठाभरण विलास। ठीक है, अब देखो जयदेव आते हैं। जयदेव ने अपनी रचना चंद्रलोक में कहें 87 अलंकार होते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है इन सबको, अब ठीक है, क्या बुद्धिजीवी व्यक्ति है तो अपन ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इन्होंने बड़ा अच्छा तरीके से बताया है। कितने हो गए? 87 हो गए। ठीक है, 87 हो गए। अब देखो विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ बात करें, इनकी रचना है साहित्य दर्पण, और कहा 78। इन्होंने कहा कि बौद्ध रोगी सब बढ़ाई जा रहे हैं, बढ़ाई जा रहे हैं। अब इन्होंने इनको थोड़ा सा अपोजिट करके बता दिया, 87 नहीं 78 सही है, 87 नहीं 78 सही है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि आचार्य विश्वनाथ ने अपनी रचना साहित्य दर्पण में कितने बता दिए, कितनी संख्या बता दी, तो आप बताएंगे 78 माने 78 अलंकारों की संख्या बताई। अब एक बार फिर से यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे फिर से बात करते हैं कि अलंकारों को जो वैज्ञानिक पद्धति से विवेचना अध्ययन करने वाले कवि का नाम, विद्वान का नाम क्या है? रुद्रट, आचार्य रुद्रट। ठीक है, दूसरा नाम अपन याद रखेंगे कि मम्मट ने कितने बताए? 61 हो गए अलंकारों की संख्या। इनके बाद राजा भोज से पूछेगा तो 72, फिर पूछेगा जयदेव 87, जयदेव 87, और आचार्य विश्वनाथ पूछेगा तो 87 का उल्टा 78, 78 बता देंगे। ठीक है, अगला देखो, अगली संख्या की बात करते हैं। पंडित राज जगन्नाथ, पंडित राज जगन्नाथ, इनकी रचना है रस गंगाधर। पंडित राज जगन्नाथ और इनकी रचना है रस गंगाधर में 70 अलंकारों का वर्णन मिलता है। तो पंडित राज जगन्नाथ की रचना का नाम क्या है? रस गंगाधर। और रस गंगाधर में कितने अलंकार हो गए? 70 अलंकार हैं। अभी हम 87 पढ़ रहे थे, 87 पढ़ रहे थे जयदेव में, फिर आपने आचार्य विश्वनाथ में 78, 78 पढ़े, और अब अपन आ जाते हैं कहाँ पे, तो बताएंगे पंडित राज जगन्नाथ, इनकी रचना का नाम रस गंगाधर है, और यहाँ पे देखेंगे 70 अलंकारों का वर्णन हमको देखने को मिलता है। अब देखें यहाँ पे अप्पय दीक्षित, इनकी रचना है कुवलयानंद। अप्पय दीक्षित, इनकी रचना है कुवलयानंद, और इन्होंने कहा कि साहब काफी देर हो गई, अब इससे ज्यादा ना कोई बता पाए ना कोई समझ पाए, तो अपन कितने बता दो? 120 अलंकारों की संख्या बता दी। सबसे ज्यादा इनके द्वारा ही अलंकारों की संख्या को मान्यता दी गई है, या इनका ही वोट सहमति है कि अपने पास अधिकतम अलंकार कितने हैं? 120 है। तो ये आपको संख्या पद्धति याद रखना है कि किस व्यक्ति के द्वारा कितने अलंकार माने गए हैं। तो इनको आप याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि अपने पास जो विद्वान है उन्होंने क्या परिभाषा दी है, कोई मत है अलंकार के संदर्भ में, तो आप उनका मत लिखेंगे। फिर इनकी कोई पुस्तक या कोई रचना है तो वो रचना लिखेंगे, और इनके द्वारा अलंकार, इनके द्वारा बताई गई अलंकार की संख्या लिखेंगे। अब बताओ, ऐसा कोई प्रश्न आपसे पूछता है, ऐसा कोई प्रश्न पूछता है तो आपने इस तरह का कोई आंसर लिख दिया। अब मेरे हिसाब से अपन चाहते भी नहीं है कि हमें पूरे में से पूरे दो, जो भी प्रश्न आ रहा है आप भाई साहब थोड़ा आप भी रख लो, बाद बाकी का पूरा हमें दे दो। ठीक है, आपको अब बताओ, ये 3 पॉइंट लिखने पर हमें आराम से आसानी से आप यहाँ तक, यदि प्रश्न 3 का आ रहा है तो ये दे देगा, यदि 2 का आ रहा है तो ये तो देगा ही देगा, और इतने में साहब वो 2 ही देगा, 1.5 देने की कोशिश भी नहीं करेगा, 1.5 सोचेगा भी नहीं, क्योंकि आपने मत बता दिया उन व्यक्ति का, आपने क्या उनकी रचना का नाम बता दिया और अलंकारों की बताई गई संख्या लिख दी। अब और क्या? हाँ ठीक है, तो बस ये 3 बातें याद रखना है। सही बात है। अब देखो यहां से, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब अपन बात करेंगे अलंकार के भेद के बारे में, और अलंकार के भेद को जब अपन पढ़ेंगे तो अलंकार के भेद अभी तक आपने जो सामान्य अपने सिलेबस में पढ़ा था, माने आपने 9वीं 10वीं और हिंदी मीडियम वालों ने 11वीं 12वीं में जो हिंदी पढ़ी होगी, क्योंकि सीबीएसई या फिर अन्य किसी बोर्ड वालों ने मुझे लगता है शायद 10वीं से हिंदी को नमस्कार कर लिया होगा, है ना? नहीं बोले छोड़ देते हैं, है ना? संस्कृत तो ये 8वीं के बाद ही छोड़ देते हैं। अच्छा, पढ़ी है, अच्छी बात है। हाँ, तो अब यही फायदा मिलेगा कि आपने उस समय पढ़ा है, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपको धुंधला धुंधला ही याद आ जाए। आपको यही याद बना रहा है कि हमने हिंदी पढ़ी, बस इतने में मेरा काम हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो, अब जैसे यदि यहां पे बात की जाए, आपसे कभी पूछे कि अलंकार के भेद के बारे में, तो अलंकार के भेद के बारे में जब पूछेगा तो हम जो सामान्य इनका भेद जानते हैं, वर्गीकरण जानते हैं कि अलंकार को दो भागों में बांटेंगे, एक तो शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। ठीक है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। लेकिन अब क्या हुआ कि सामान्यतः तो ये बात हो गई शब्दालंकार अर्थालंकार, लेकिन क्या है, एक आपके एक विद्वान आए और इनका नाम है राजा भोज। ठीक है, ये आपके लिए तकलीफ बढ़ा गए थोड़ी सी और कुछ नहीं। कितने इन्होंने अलंकार माने थे? 72। हाँ चलो अब देखो, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने अलंकार का तीसरा उपभेद बता दिया। इन्होंने अलंकार का एक तीसरा उपभेद बताया, तो कहीं ना कहीं बुद्धिजीवी तो है, जानकार व्यक्ति। तो इन्होंने कहा नहीं साहब ऐसा नहीं, शब्दालंकार आपकी बात सही है, अर्थालंकार आपने बताया वो भी सही है, लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो भी बात सही होगी, उसको कोई गलत नहीं कर सकता। तो इन्होंने जो अलंकार का तीसरा उपभेद बताया और उसका नाम दिया उभयालंकार। उभयालंकार। तो अब कभी ऐसा अपने से अलंकार के बारे में कभी कोई उपभेद वगैरह बताना हो या अलंकार की डेफिनेशन लिखना हो, तो आपने सिंपल एक अलंकार की परिभाषा लिखी और लिख दिए दोनों भेद के नाम। ठीक है, और वहां पे एक पॉइंट बना के लिख दो तीसरी लाइन में, पहली लाइन में परिभाषा, दूसरी लाइन में इनके उपभेद और तीसरी लाइन में ये वाला पॉइंट कि इनका तीसरा उपभेद किसने माना है, तो अपना काम हो जाएगा। एक लाइन की परिभाषा हमें किसी भी विषय वस्तु की, हिंदी की बात कर रहे हैं, बाद बाकी की जानकारी नहीं है, आपको डेफिनेशन जो भी लिखना है वो सीमित करके, कंप्रेस करके एक ही लाइन में तैयार करनी है। चाहे जाकी परिभाषा पूछे, अगली लाइन के लिए याद कर लो कि उसके यदि उपभेद हैं तो उपभेद, और तीसरी लाइन में याद कर लो उदाहरण ही लिखा जाएगा। इनके अलावा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही अपने से वो पूछ रहा है, क्योंकि उसके पास खुद के पास कई सौ कॉपियां होंगी जांचने के लिए, उसके पास खुद के पास समय नहीं है। जितना आप कबाड़ा लिख के आओगे उतनी ऐसे करेगा, जल्दी जल्दी पढ़ेगा और फेंकेगा। जितना कम लिखोगे उसकी एनर्जी कम खर्च होगी और भारी प्रसन्न होगा, और धीरे धीरे करके आराम से चेक करता जाएगा। ठीक है, तो अपन सामने वाले की मुश्किलें ना बढ़ाओ, नहीं वो अपनी बढ़ा देगा। ठीक है, अपनी मुश्किलें बढ़ेंगी तो थोड़ी समस्या ज्यादा होगी। अब देखो, अलंकारों के भेद की बात करते हैं तो हमने वो तो समझ लिया, वो अलग है, लेकिन अब वही व्यक्ति हैं जो पहली बार वैज्ञानिक तरीके से अलंकारों को पढ़ रहे थे या अलंकारों की विवेचना कर रहे थे, वही तो है आचार्य रुद्रट। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अलंकार के 4 भेद होते हैं, ये इनका मत है, लेकिन सर्वमान्य मत जो अपन अभी लिख चुके हैं। ठीक है, इन्होंने बताया अलंकार एक होते हैं वास्तव, एक होते औपयम, एक अतिशय, दूसरा श्लेष। इस तरह के 4 उपभेद बताए हैं। तो कभी ऐसा पूछ ले, बताएं, क्वेश्चन आ जाए कि आचार्य रुद्रट के अनुसार अलंकार के कितने भेद हैं, ऐसा पूछे कभी, तो पहले तो आप लिखेंगे कि ये वो व्यक्ति हैं या वो विद्वान हैं जिन्होंने अलंकारों की वैज्ञानिक विवेचना की है। और कितने अलंकारों की संख्या बताई थी? 61। अच्छा 51, हाँ तो 51। अब ठीक है, अब इन्होंने कितनी बताए? 51 बताए। और अगली लाइन में लिखोगे कि इनके द्वारा बताए गए अलंकार के भेद 4 हैं। यदि 4 के नाम याद रहें तो लिखो, और याद नहीं है तो ऐसा नहीं कि आधा इसका मिला दो आधा उसका मिला दो, सही की जगह गलत करे आओ। उदाहरण में याद रखना, यदि उदाहरण आपको बिल्कुल कंठस्थ है, मतलब याद है, तो लिखें, और नहीं मत लिखो, मात्र संख्या लिख के छोड़ दो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। नहीं, आपको नंबर कम दे सकता है, लेकिन वो कम देगा चल जाएगा। माना कि 2 का प्रश्न 1.5 दे देगा, लेकिन पता चला कि आपने गलत लिख दिया तो वो 1.5 की जगह 1 ही रह जाएगा, लेने की जगह देने पड़ जाएंगे, हो ही जाएगा ना, क्योंकि अपने को 2 मिल सकते थे उसमें, लेकिन अपन ने एक उदाहरण गलत के चक्कर में वो ऐसे करके करेगा और 1 नंबर सीधा सीधा काट देगा जरा सी गलती पे। जैसे अपनी एक वर्तनी गलत होगी, मान लो उसमें वर्तनी पूछी, एक अपन गलत कर बैठे गलती से ही, क्योंकि जानबूझ के अपन काय को गलत करेंगे, लेकिन वो नहीं छोड़ेगा, वो तो ऐसे ही बैठा है, इनके आन दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो आपने इनके बारे में 3 बातें याद रखी कि आपके आचार्य रुद्रट कौन है, तो आप बता देंगे ये पहले व्यक्ति हैं जो वैज्ञानिक तरीके से अलंकारों की विवेचना करते हैं। इनके द्वारा बताई गई संख्या कितनी है? 51 है। और इन्होंने अलंकार के कितने भेद माने हैं? 4 भेद माने। अगले पॉइंट पे आओ। आचार्य बामन ने कहा कि अलंकार के 2 भेद होते हैं, और इन्हीं का ये मत जो है अंतिम रूप से सर्वमान्य किया गया। आचार्य बामन के अनुसार आप लिख सकते हैं, जब आपसे कभी अलंकार के भेद पूछा जाएगा तो आप इनको छोड़ करके, रुद्रट को छोड़ करके इनका सजेशन दे सकते हैं। हमसे पूछेगा अलंकार के उपभेद बताओ, बता देंगे कि अलंकार के मुख्यतः 2 उपभेद कोष्टक में लिख दो,
किसके अनुसार? तो और प्रभावी रहेगा। सामान्यतः व्यक्ति यानी कि जो भी आपके सहयोगी मित्र वगैरह एग्जाम दे रहे होंगे वो यही लिखेंगे 2 भेद होते हैं, और भारी क्वेश्चन नहीं देख कितने सरल सरल क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन यदि आपने इनका नाम लिख दिया तो और वो थोड़ा सा आपसे प्रभावित ज्यादा हुआ कि हाँ इसको सही जानकारी है कि किसने व्यक्ति ने दिया था और किसकी बात अंतिम रूप से मान्य की गई थी। तो अपन यहां से आचार्य वामन को याद रखेंगे, दोनों के नाम लिख दिए। अब देखें तीसरे उपभेद को लेकर के जो चर्चा की गई है, जगन्नाथ भी है, विश्वनाथ भी है, मम्मट भी है, और आप इन सबके नाम भूल जाओ, और मैं तो कह रहा हूं भूल जाओ, आप तो एक ही का नाम याद रखो। सब साधे सब जाएं, एक साधे एक को साध लो, राजा भोज, बस। क्योंकि अपने लिए वो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है, क्योंकि हम मध्य प्रदेश की एग्जाम दे रहे हैं, मध्य प्रदेश की परीक्षा दे रहे हैं, और मध्य प्रदेश का ही कोई व्यक्ति, जैसे माना कि पॉलिटी में आपके शंकर दयाल शर्मा जी आते हैं राष्ट्रपति के रूप में लिखने के लिए, तो आपके लिए उनके लिए बहुत कंटेंट होना चाहिए। क्योंकि एमपी से एक आदमी बेचारा पहुंचा है जो प्रेसिडेंट के पद पे गया था, उनको ही भूले नहीं कहां के थे ये। ठीक है, तो अब ऐसे लोगों को याद रखो। ठीक है, तो अब आपने यहां से याद रखा है कहां गया। जैसे अपने से पूछेगा अलंकार के भेद सामान्यतः कितने होते हैं? 2, शब्दालंकार और अर्थालंकार। फिर पूछेगा बताइएगा कि राजा भोज ने कितने माने हैं, या तीसरा नया उपभेद बता दिया, कौन सा? ठीक है, अब इनको थोड़ा सा 1 मिनट में और समझ लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। यहां तक कोई कठिनाई तो नहीं है ना? समझ में आ रही है सारी बातें? ठीक है, नहीं तो क्या रहता है ज्यादा देर अपन सुनते रहें तो मन थोड़ा सा अनमनस्क हो जाता है, ऐसा लगे तो बता देना। अलंकार, अलंकार को आप यहाँ पे सामान्यतः 2 भागों में बांट रहे हैं। यहाँ पे अपन इसको 2 भागों में बांट के पढ़ रहे हैं, जैसा कि अभी आपने बताया शब्दालंकार, शब्दालंकार, और दूसरा बता रहे अर्थालंकार। ठीक है, अर्थालंकार यहीं से हम इसी तरह से याद रख लेंगे, यहीं से इसी तरह से याद रख लेंगे। तीसरा उपभेद और जोड़ देंगे कि जिनमें इन दोनों से मिलता जुलता कुछ कहानी मिलेगी, उसका नाम बना देंगे उभयालंकार, उभयालंकार। ठीक है, तो मुख्यतः तो 2 ही भेद है, लेकिन हम तीसरा भी याद रखेंगे, व्यक्ति के विद्वान के नाम के साथ याद रखने का प्रयास करेंगे। शब्दालंकार में क्या होगा? जब किसी अलंकार में किसी वर्ण या शब्द, किसी वर्ण या शब्द के कारण कोई सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न हो, के कारण कोई सौंदर्य या बताएंगे चमत्कार उत्पन्न हो, तो वहां पे आप कौन सा अलंकार बता दोगे? शब्दालंकार बता देंगे। तो एक इसकी छोटी सी सरल सी परिभाषा हम याद रख सकते हैं कि जिस अलंकार में किसी वर्ण या किसी शब्द के द्वारा कोई चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? शब्दालंकार कहते हैं। अब एक बात और याद रखना कि यहां पे जो भी शब्द आएगा, जिस शब्द के कारण कोई सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है, आप उसके स्थान पर पर्याय का प्रयोग कभी मत करना। जैसे एक उदाहरण लिखें, उससे समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास उदाहरण लिखा है कि पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, मोती मानस। अब जैसे माना कि इस तरह का एक उदाहरण आता है, ठीक है, और अपन ने थोड़ी सी होशियारी दिखाई। आपने कहा नीर गए ना उबरे, आपने लिखा कि जल गए ना उबरे, आपने कहा पय गए ना उबरे। मानो कि ऐसा करके कुछ लिख देंगे तो आप याद रखो, इससे फिर वो आनंद नहीं आ पाएगा। जैसे आपने सुना होगा, एक और अलंकार लिख दें, ठीक है, जैसे आपने लिखा कौन सा? चारु चंद्र की, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें। ठीक है, हाँ, ऐसे करके लिख दिया आपने। अब जरा समझना, अब अपने मन में एक बात आई, अपने मन में एक बात आई कि जैसे आप चारु का अर्थ जानते हैं, चारु मतलब सुंदर, चंद्रमा ने चंद्रमा, और आपने यहां चंद्रमा का पर्याय मान लो राकेश लिख दिया, तो चारु राकेश चंचल। अब पता चला कि अपन पढ़ अलंकार रहे थे और बन गया रस, हास्य रस में परिवर्तित हो गया, तो ये फिर गड़बड़ हो जाएगी अपने से। समझना बात को कि अब हम सामान्यतः जो शब्द लिखा है उसी शब्द के साथ जाएंगे, हम अपना व्यक्तिगत या निजी प्रयोग किसी प्रकार का नहीं करेंगे, और करना भी नहीं चाहिए, है ना। वो प्रकृति से फिर छेड़खान मानी जाती, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, सब अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो आप देखें कि हम कहीं पर भी आप इस तरह का प्रयोग ना करें, वो मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। और आप भी, आपको ही पता है, क्योंकि फिर यहाँ पे वो सौंदर्य, वो चमत्कार उत्पन्न नहीं हो पाया, जो चाह रहे थे वो चीज नहीं हो पाई। ठीक है, तो इस तरह से आप शब्दालंकार कल अपन जब आगे और पढ़ेंगे, कल तो और डिटेल में समझेंगे। अर्थालंकार में क्या याद रखना है?
अर्थालंकार में क्या याद रखना है? अर्थालंकार में याद रखो, जहां किसी शब्द के विशेष अर्थ के कारण, उस शब्द का जो कुछ विशेष अर्थ निकलेगा, तो अर्थ के कारण जो सौंदर्य या जो चमत्कार उत्पन्न हो, जो सौंदर्य या जो चमत्कार उत्पन्न होगा, उसे क्या कहते हैं? तो बताएंगे अर्थालंकार कहते हैं। यहां क्या होगा? उभयालंकार में क्या होगा? तो आप बताएंगे यहाँ पे शब्द और अर्थ दोनों के कारण, यहाँ पे शब्द और अर्थ दोनों के कारण क्या होगा? काव्य में सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये अपनी आज की एक बेसिक जानकारी है। कल इन तीनों को अपन पहले तो बेहतर ढंग से समझेंगे, इनके उपभेद की भी बात करेंगे कि इनके अंदर कौन कौन से उपभेद हैं, इसके अंदर कौन कौन से उपभेद हैं, यहाँ कौन से उपभेद आते हैं। लेकिन पेपर में नहीं पूछेगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए। इसके नहीं पूछेगा, लेकिन अपन बस जनरली पढ़ लेंगे। ठीक है, बाद बाकी शेष चर्चा होगी कल। किसी को कोई समस्या है? बहुत बढ़िया, शानदार। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हाँ, मिलते हैं फिर कल। ठीक है।